हेलो गाइस। आज हम इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अगले वीडियो में बात किया था सॉल्यूशन पे, इसमें मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है और विलेयता के आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार, और फिर हमने बात किया था हेनरी का नियम। अब आज का जो दूसरा लेक्चर हमारा इस पर है, उस पर हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां आज हम बात करेंगे। प्रदर्शित करने की विधियां, कई विधियां हैं जिसके द्वारा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सांद्रता है क्या, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। किसी भी विलयन के पावर को अगर समझना है कि विलयन कितना प्रभावशाली है, इसकी व्याख्या हम सांद्रता के आधार पर ही करते हैं। तो सांद्रता है क्या? एकांक आयतन में उपस्थित एकांक आयतन विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उसकी सांद्रता कहलाती है। विलयन के एकांक आयतन उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। और ये सांद्रता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कई मेथड से अपने हैं। जैसे हमने कक्षा 11 में कुछ मेथड्स पढ़े हैं, आज सबको पढ़ना है हमको। तो पहला है हमारा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। दूसरा है हमारा मोलरिटी, इसको हम मोलरता के नाम जानते हैं। तीसरा मोलालिटी, जिसे मोललता के नाम से जानते हैं। फिर हमारा है नॉर्मलिटी, जिसे हम नॉर्मलता के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है मास प्रतिशत। फिर है पीपीएम, पार्टिकल पर मिलियन। इतनी सारी विधियां हैं और इसमें एक है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। इतने मेथड्स हैं अपने विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के। हम आज एक एक पे चर्चा करेंगे सभी को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। सबसे सरल है। क्या है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता? इसमें हम बोलेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। ये आपका नंबर 1 हो गया। ग्राम प्रति, इस पर प्रश्न नहीं आते हैं, बस आपको एक जी के ग्रुप पे जानना। दूसरा हम बात करते हैं मोलरिटी। क्या बात करेंगे? दूसरी बात करते हैं, इस पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ आप जब इसको प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, तो भी इसमें मोलरिटी पे बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी क्या है? मोलरिटी तो मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ग्राम अणु से आप
कंफ्यूज मत होइएगा, ग्राम और मतलब होता है मोल को कहते हैं। हम सीधे से बोल सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या इसकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो लिखते हैं इसको, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। सिंपल है एकदम, विलयन की मोलरता कहलाती है, जिसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, यह मोलर कहते हैं इसको। क्या इसकी जो यूनिट है, मात्रक है, इसको हम किस रूप में? मोल प्रति लीटर, या इसको हम मोलर भी कहते हैं। अब इसके सूत्र को डिराइव करने से पहले हम और बात करते हैं कि अगर 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय उपस्थित है, 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय उपस्थित है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे विलयन को 1 मोलर या मोलर विलयन कहते हैं। मोलर विलयन। ठीक है, अगर 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय उपस्थित है तो ऐसे विलयन को हम मोलर विलयन के नाम से जानते हैं। वहीं यदि 1 लीटर विलयन में अगर 0.5 मोल उपस्थित है, तो विलेय उपस्थित है, तो इसे हम सेमी मोलर विलयन कहेंगे। वहीं 1 लीटर विलयन में अगर 10 मोल 0.1 मोल उपस्थित है, तो इसे हम डेसी मोलर कहते हैं। 1 लीटर विलयन में यदि 0.01 उपस्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंटी मोलर। और यदि 1 लीटर विलयन में 0.001 मोल उपस्थित है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोलर सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं मिली मोलर। जिसे हम प्रदर्शित करके इसको m by 1000, m by 100, m by 10, m by 2 इतने विधियों से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल मोलरता हो गया। अब मोलरता का सूत्र को कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे अभी हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मोलरता, तो हमने प्रश्न इसमें क्या देखा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन इसमें होना चाहिए लीटर में। विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। फिर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, क्या? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हम जानते हैं मोल को निकालने के लिए हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर, अर्थात हम बोलेंगे विलेय
की मात्रा किसमें हो, ग्राम में हो, बटे क्या, मोल के अंदर पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणु भार, मतलब विलेय का अणु भार बटे विलयन का आयतन, जो बटे में होगा इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो विलयन का आयतन। इतनी बातें हमने देखी। अब इसको सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यम बराबर पदार्थ की मात्रा को लिखेंगे W बटे अनुभार को लिखते हैं स्मॉल m से, विलयन का आयतन किसमें होगा, V में, और भी किसमें, लीटर में होगा। इतनी बातें हमारी हो गई मोलरता में। लेकिन यदि आयतन लीटर में ना हो के ml में हो, उस दौरान क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ वैल्यू इन ml, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से भाग देंगे, ऊपर जाएगी गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा m बराबर W गुणे 1000 बटे स्मॉल m इंटू V इन ml। ये आपका मोलरता का सूत्र होगा। इसी के द्वारा हम मोलरता को ज्ञात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो हमने मोलरता का सूत्र डिराइव किया, एक इस पर एक्सरसाइज हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि 0.585 ग्राम NaCl को 100 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ये आपका एक एक्सरसाइज मान लेते हैं। हम इस पे एक्सरसाइज पे सवाल लगाते हैं तो होगा क्या, हमको पता क्या क्या है। विलेय पदार्थ की मात्रा, NaCl क्या है, विलेय पदार्थ है। विलेय पदार्थ की मात्रा W हमने देखा कि 0.585 ग्राम है। किसमें घोला गया, 100 ml जल में, मतलब विलयन का आयतन ml में है, वो भी कितना है, 100 ml है। तो विलयन की मोलरता है, किसको घोला गया, NaCl को। NaCl को घोला गया है, तो हमको ज्ञात करना है अणुभार। NaCl का अणुभार कितना होगा, Na का होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5, मतलब 58.5, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। तो इतना हो गया, तुमको मोलरता ज्ञात करनी है, तो हम बोलेंगे मोलरता m बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा 0.585 गुणे 1000 बटे 58.5। कैंसिल करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका m बराबर 5.85 बटे 58.5, 10 जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 0.1 मोल। इस तरह से आपको एक्सरसाइज लगाना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, तो हमने देखा कि मोलरता पे कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं, वीडियो पोस्ट करके आप इसको उतार सकते हैं। अब हम अगला बात करते हैं अगली सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि, जिसमें हम बात करेंगे नॉर्मलता। बात करेंगे नॉर्मलता। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होता है, इसको हम लेते हैं परिभाषा पहले इसकी। तो 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसको पहले लिख ही लेते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित
विलेय के ग्राम तुल्यांक की अणुओं की संख्या ही विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। सिंपल परिभाषा है इसको, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन इसका नॉर्मल से परिभाषा हो गया क्या कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या ही विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसको भी हम बोलेंगे कि एक नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, फिर मिली नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, ऐसे जैसे हमने मोलरता में देखा था सेम ऐसे ही देखना हमको इसमें भी। पहले इसके सूत्र को ड्राइव कर लेते हैं तब आगे बात करते हैं। नॉर्मलता का मतलब क्या है, हमने बताया कि नॉर्मलता बराबर हम बोलेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या। जैसे इसमें परिभाषा हमने देखा था अभी, विलेय के ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या बटे विलयन का विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, मानक माना है लीटर में, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी अणुओं की संख्या। ग्राम मतलब क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा, किसमें, ग्राम में। तुल्यांकी मतलब तुल्यांकी भार, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए हमारी, ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी भार विलेय का तुल्यांकी भार गुणे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग साइन बाई डिनोट कर लेते हैं। तो एन बराबर विलेय की मात्रा क्या हमारा होता है, W बटे तुल्यांकी भार को लिखते हैं E से गुणे विलयन का आयतन इन लीटर। ये आपका नॉर्मलता का सूत्र हो गया। अगर यही आयतन इफ वॉल्यूम इन ml, तब क्या हो जाएगा, n बराबर पदार्थ की मात्रा गुणे 1000 बटे E इंटू V इन ml। इस तरीके से ये आपका नॉर्मलता का सूत्र हो गया। वीडियो पुश करके आप इसको इसका उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नॉर्मलता का हमने सूत्र तो देखा, लेकिन बात है कि हम कैसे तुल्यांकी भार बार बार निकालेंगे। इसके लिए हमेशा हमको तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तो तुल्यांकी भार का सूत्र होता है E बराबर अणुभार बटे n फैक्टर। भाई n फैक्टर क्या है, n फैक्टर की जगह लिख सकते हैं अम्लीयता या क्षारीयता या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन या संयोजकता, इनमें से किसी को भी आधार मान के हम लोग n फैक्टर को निकाला जा सकता है। वो परिस्थिति जैसी होगी वैसा कर सकते हैं। तो अधिकांशतः हम संयोजकता को ही आधार मान लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को, जैसा परिस्थिति होगी।
तो इस तरह से हो गया। अब लगे हाथ हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 0.49 ग्राम H2SO4 को 250 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा प्रश्न है। तो पहले देखते हैं क्या क्या हमने देखा इसमें। हमारे पास है क्या आंसर हम देखेंगे। पदार्थ की मात्रा कितना है 0.49 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है 250 ml। क्या बोला गया H2SO4। तो H2SO4 का अणुभार हमारे पास H2SO4 का अणुभार होता है, H2SO4 को हम काउंट करते हैं तो ये होता है 98। अब H2SO4 की अम्लीयता अगर देखते हैं तो हम जानते हैं H2SO4 जब भी टूटेगा 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2, ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है 2 हो रहा है। एंड सॉरी इसकी अम्लीयता कितनी है 2 है। क्षारकता, इसकी क्षारकता हाइड्रोजन त्यागना तो क्षारकता होता है, अगर क्षार है तो अम्लीयता लिखते हैं इसकी क्षारकता 2 है। तो अब इसको हम 2 माने, इसकी क्षारकता मतलब यहाँ पे क्षारीयता इसकी 2 मान लेंगे, तो हम इसको लगाएंगे अगर सवाल तो n बराबर हमारा हो जाएगा पदार्थ की मात्रा कितना है 0.49 गुणे 1000 बटे इसका तुल्यांकी भाग हम चाहे यहाँ पे निकालें चाहे अलग से कर दें 98 बटे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, और गुणे आयतन हमारा कितना है 250 ml। तो ये 4 बार जाएगा, यहाँ से बच रहा है आपका कितना n बराबर 0.49 गुणे 4 बटे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बार जाएगा, n बराबर 4 बटे 100 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1 बटे 25 चौका 100, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको उतना ना जाके 0.04 या इसको ग्राम तुल्यांक बोल सकते हैं या नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर नॉर्मलता पे सवाल लगा सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी आप चलिए। अच्छा, हमने देखा मोलरता और नॉर्मलता। कभी आपसे पूछ देता है, इसको नोट में लिख सकते हैं कि विलयन की शक्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मोलरता के पदों में विलयन की शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, किसमें मोलरता के पदों में विलयन की शक्ति, तो हम लिखेंगे क्या विलयन की शक्ति स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोलरता गुणे अणुभार। एक इसके मोलरता के पदों में हो जाएगा। अगर वही नॉर्मलता के पदों में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा विलयन की शक्ति, ये कभी कभी पूछा जा सकता है आप से, इसलिए जनरल नॉलेज के रूप में इसको लिख रखिए। तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो विलयन की सांद्रता को शक्ति के पदों में व्यक्त करना हो तो इस सूत्र द्वारा हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगला सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि, जिसको हम बोलते हैं
ललता, मोललिटी। बहुत जरा सा अंतर है मोलरता और मोललता में। देखते हैं क्या है। मोलरता और मोललता में जरा सा अंतर होता है। इसमें क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में, अब तक हमने क्या किया, विलयन की बात कर रहे थे। नॉर्मलता और मोलरता हमने देखा क्या, 1 लीटर विलयन में, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ही विलेय की विलेय की मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। सिंपल सा है क्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या मोलों की मात्रा ही विलयन की मोलरता कहलाती है। शर्त क्या है, यहाँ पर विलायक किलोग्राम में अर्थात द्रव्यमान में होना चाहिए। तो इसका सूत्र हम जैसे अब तक मोलरता और नॉर्मलता कर रहे हैं उसी आधार पर रहेगा, ज्यादा कुछ लोचा नहीं है इसमें। मोलरता क्या, पहले विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या करेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन नहीं रहेगा, विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान या आयतन, इसमें होना चाहिए किलोग्राम। यहाँ पे आयतन भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। हम इसको लिख सकते हैं क्या आगे, यम बराबर मोलों को हम कैसे, पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुपात, मतलब पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार, दोनों सेम हो जा रहा है इसलिए इसको ड्रेस कर लेंगे, गुणे द्रव्यमान किलोग्राम में। ये हमारा सूत्र हो गया। लेकिन इफ वैल्यू इन ग्राम, यदि आयतन इसमें हो, विलायक का द्रव्य आयतन ग्राम में हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यम बराबर हम बोलेंगे इसको W गुणे 1000 बटे यम इंटू V इन ग्राम। सिंपल है। तो इस तरीके से ने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, 3 चीजों पे चर्चा हमने की। अब इस पर जो एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं क्या एक्सरसाइज बन सकती है। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है, 96% सांद्रता वाले H2SO4 विलयन की नॉर्मलता, मोलरता, मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का जो अपेक्षित घनत्व है 1.84 ग्राम प्रति ml हो तब। अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ गया घनत्व के लिए, तो घनत्व आने पर हमेशा द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, तो इसलिए हम देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। प्रश्न में है 96%, जब प्रतिशत होगा तो 100 में से 96, इसका मतलब है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं आंसर लाने पर, तो यहाँ पर पदार्थ की मात्रा हो जाएगी कितना, 96 ग्राम। आयतन कितना मानेंगे, 100 ml। तो 100 ml में 96 ग्राम हो गया हमारा H2SO4,
अब इसका H2SO4 का अनुभार अपने पास है 98 होता है। अब हम पहले नॉर्मलता मोलरता ज्ञात के सबसे पहले मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलरता के लिए अपने पास है क्या, पदार्थ की मात्रा 96 गुणे सूत्र तो हमको पता ही है 1000 बटे 98। यहाँ पर विलयन का आयतन वो भी कितना होना चाहिए, ये में घनत्व तो आने के कारण विलयन के आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर हम बोलेंगे आयतन बराबर तो द्रव्यमान बटे घनत्व। तो रख लेते हैं द्रव्यमान हमारा कितना है 100 हमने माना था, उसमें 96 आया था। तो 100 बटे 1.84, इसका कैलकुलेट करेंगे समथिंग 54.34 समथिंग आता है। तो हम इसको रख लेंगे यहाँ, कैलकुलेट करके आप इसका आंसर ला लीजिएगा। ये आपका हो गया क्या, मोलरता। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के लिए सेम यही काम करना हमको। पदार्थ की मात्रा कितना है 96 ग्राम 1000। नॉर्मलता ज्ञात करना है H2SO4 का। तो हम जानते हैं H2SO4 में जो इसकी क्षारीयता होती है वो होती है, क्षारकता इसका 2 होता है, इसलिए 98 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर 49। से पहले हमने अभी एक्सरसाइज करवाई है। बटे आयतन तो आपका इतना ही रहने वाला है। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मोललता। मोललता के लिए फिर आपको ये करेंगे, पदार्थ की मात्रा कितना है 96 गुणे 1000 बटे 98। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर हम विलायक का द्रव्यमान करने वाले हैं। विलायक का द्रव्यमान के लिए इस सूत्र से लेके आना है क्या, D बराबर m बाई वी। तो m बराबर ये हो जाएगा D इंटू वी। D अपना कितना घनत्व तो 1.84 गुणे आयतन 100। ते हमको यम मिला का पूरे बिलियन, ये पूरे बिलियन का जो द्रव्यमान मिला हमको 184 मिला। क्या है, ये बिलियन का द्रव्यमान है। लेकिन हमको चाहिए क्या था, सूत्र में था विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान के लिए विलायक बिलियन में से विलेय को निकाल दीजिए तो विलायक आ जाएगा। तो हम ये क्या है हमारा बिलियन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान। हमको क्या चाहिए, विलेय का चाहिए। तो सॉरी विलायक का चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, बिलियन में से विलेय निकाल लेंगे। तो 184 माइनस विलेय कितना है 96, इसको घटाएंगे 88 आएगा। अब इसको 88 को यहाँ पर रख लेंगे तो काट के इसका आंसर आना यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इस विधि द्वारा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हमने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता 3 चीजें देखी। अब हम बात करते हैं मोल प्रभाज पर। मोल प्रभाज एनसीईआरटी में इसको मोल अंश भी कहा गया है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए यहां पर मोल अंश भी हम देते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसका जैसा नाम है इसकी परिभाषा भी है कि मान लेते कोई एक विलेय है, इसमें कई घटक उपस्थित हैं। तो एक घटक मतलब एक घटक का सभी घटकों के सापेक्ष मोलों की मात्रा ही क्या कहलाती है, मोल प्रभाज कहलाता है। तो किसी विलयन में प्रत्येक घटकों के सापेक्ष एक घटक के मोलों का अनुपात ही क्या कहलाता है, उसका मोल प्रभाज कहलाता है। लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, किसी विलयन में प्रत्येक घटकों के सापेक्ष
एक घटक के मोलों का अनुपात ही क्या कहता है, मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। जब इतना हो गया तो हम इसको सूत्र को डिराइव करते हैं। जैसे मान लेते हैं इफ ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, ये कोई विलयन है दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ए एंड बी, दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो हमको क्या करना है, इनका मोल प्रभाज ज्ञात करना। तो मोल प्रभाज को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, मोल की संख्या, ए के मोलों की संख्या, मोल ऑफ ए कंपोनेंट बटे मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है, ऐसा करेंगे। या इसको हम कर सकते हैं कैसे, एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एन मतलब मोल होता है, तो कुल मोलों का संख्या हो गया, एक की मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या। क्या, एक घटक का प्रत्येक घटकों के सापेक्ष एक घटक के मोलों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। हमने एक घटक का देखा तो ऐसे एक्स बी देख सकते हैं, क्या हो जाएगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, ये हमारा हो गया मोल प्रभाज। हम चाहे तो इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, कैसे, तो एक्स ए बराबर मोल बराबर क्या था, पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुपात, मतलब डब्ल्यू ए बटे एम ए, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम। इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। एक्स बी को भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्या, डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू बी बटे एम। ये हमारा मोल प्रभाज ज्ञात करने का सूत्र है। सदैव अगर आपको आंसर को चेक करना है कि हमारा मोल प्रभाज का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ेंगे, एक आएगा या लगभग एक आएगा तो सही है, क्योंकि दोनों घटकों का अनुपात या प्रत्येक घटकों के अनुपात जो मोल प्रभाज आता है उनका योग सदैव एक आता है, एक से अधिक कभी नहीं हो सकता है, एक या लगभग एक आएगा। इतना हमारा हो गया मोल प्रभाज। अब कभी कभी एक ही सवाल में हमसे मोललता और मोल प्रभाज दोनों पूछ देता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब डिराइव करेंगे एक सूत्र, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोललता तथा मोल प्रभाज के बीच संबंध। तो हमने यहां पर देख लेना है, हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1 और 2 से इस तरीके से चलते हैं। समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देते हैं, जैसे एक्स ए बटे एक्स बी कर लें, ये लंबा बढ़ जाएगा, यहां से लेते हैं, क्या, एक्स ए बराबर हमको पता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी है, एक्स बी बराबर एन बी एन ए प्लस, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। फ्रॉम इक्वेशन
2 से हम क्या कर देंगे एक्स ए बटे एक्स बी बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा एन ए बटे एन बी और बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एन ए और एन बी बच रहा है, हम इसी को लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा एक्स ए एक्स बी बराबर एन लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा ए बटे अणुभार, फिर इसका बटा करके ऊपर चला जाएगा क्या एम बी बटे डब्ल्यू बी। इस तरह हो गया। अब हम थोड़ा पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स ए बटे एम बी एक्स बी डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब इस तरह हो गया। तो अब हम इसको कुछ अलग करते हैं। इसके लिए क्या कर दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर लेते हैं। जब 1000 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ 1000 से गुणा करते हैं तो बन क्या जाता है, देखिए एक्स ए गुणे 1000 बटे एम बी गुणे एक्स बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ की मात्रा गुणे 1000 बटे अणुभार डब्ल्यू बी। अब हमने देखा इससे पहले भी मोलरता हमने देखा पदार्थ की मात्रा गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार और विलायक का द्रव्यमान। अगर हम बी को द्रव्यमान मान लेते हैं तो बी को विलायक मान लेते हैं, उस दौरान विलायक का द्रव्यमान, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू एक्स बी बराबर यम क्या मोलैलिटी। ये आपका सूत्र बन गया। अब यहां पर या तो विलेय दिया हो या तो विलायक दिया हो, क्या कर सकते हैं एक्स ए को हम मान सकते हैं विलेय मानेंगे, तब विलेय का मोल प्रभाव एक्स बी को विलायक का मोल प्रभाव। एम बी विलायक का अनुभार। इस तरह हो गया। अब अगर हमको एक्स ए दिया है एक्स बी निकालना है तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, सूत्र को और क्या कर सकते हैं कि एक्स ए गुणे 1000 फिर एम बी गुणे 1 माइनस एक्स ए कर सकते हैं। अभी मैंने किया था एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए बराबर मोलैलिटी। इस तरह से आपका मोलरता और मोल प्रवाह के बीच में संबंध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो हमने देखा क्या मोल प्रभाज में हमने कहा कि किसी विलेय में प्रत्येक घटकों के सापेक्ष एक घटक के मोलों का अनुपात क्या कहलाता है, उसका मोल प्रभाज कहलाता है। हमने कहा कि मान लेते हैं कोई एक विलेय है जो कि दो घटक ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो फिर हम एक
घटक ए के मोलों की संख्या अगर मोल प्रभाव ज्ञात करना चाहते हैं तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब एक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ये हमारा मोल प्रभाव का मेन फैक्टर है कि एक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। उसी आधार पर हमने इस सूत्र को डिराइव किया और हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। हमने कहा कि x a बराबर इतना होता है, x b बराबर इतना। हमने अभी भी देखा, दोनों का समीकरण का भाग दे दिया तो हमको Na/Mb आ गया। अब Na/Mb को हमने डिराइव किया, फिर सूत्र को डिराइव करने के लिए हमने 1000 से दोनों तरफ गुणा कर लिया और हमको प्राप्त हो गया मोललता और मोल प्रभाज के बीच में संबंध। वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अब अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।